चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चैप्टर्स जो चल रहा था वो पॉइंट चल रहा था। चैप्टर्स कौन चल रहा था? पॉइंट। हम लोग बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें टॉपिक जो हमारा चल रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, है ना। इसमें आपका टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में, अरे शांत रहो थोड़ा सा, क्लास आते तब सोचते चलो 1-2 मिनट में बच्चे शांत हो जाएंगे, लेकिन शांति नहीं होता बिना कहे हुए। इसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पढ़ चुके थे। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक या गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक। उसका आया था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। उसके बाद इन सेंटर का कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं, अंतः केंद्र का निर्देशांक। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हमारा आया था वो आया था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c, x कोऑर्डिनेट, और बाई कोऑर्डिनेट a बाई 1 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 बटे a प्लस b प्लस c। क्लियर? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्स सेंटर के बारे में पढ़े थे, बाय केंद्र। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर होते हैं और उसका कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकालते हैं वो इन सेंटर के साइन को चेंज करके, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट में एबीसी के साइन को चेंज करके, अगर वर्टेक्स ए के अपोजिट करेंगे तो ए वाले को साइन चेंज करेंगे, एक्स और वाई दोनों में। वर्टेक्स बी के अपोजिट तो वी वाला का साइन चेंज करेंगे और सी के अपोजिट सी वाला। क्लियर? इतना तक प्रीवियस क्लास में हुआ है। 2 गो और आपका सेंटर बच रहा है, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। देखिए क्या होता है ना। चलिए तीसरा चौथा होगा। चलिए एक सेंटर हो गया था ना, तो अब हम लोग लिखते हैं सरकम सेंटर। क्या बाबू? सरकम सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। सबसे पहला बात तो आपको ये सीखना होगा कि सरकम सेंटर कहते हैं किसको, परिकेंद्र क्या है ना। सरकम सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो देखिए कहता है क्या, सरकम सेंटर परिकेंद्र, the point of intersection of perpendicular bisector of the side, perpendicular bisector of the sides of triangle is called circumcenter of the triangle। मतलब त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक। हम ये नहीं करें शीर्ष लंबों के, भुजाओं के लंब समद्विभाजक और शीर्ष लंब दोनों में अंतर है। शीर्ष लंब कहेंगे शीर्ष से डाला गया लंब भुजा पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शीर्ष से भुजा पे हम लंब डालेंगे तो वो समद्विभाजित ही करेगा, क्या कोई जरूरी है? मान लो ये एबीसी है, एबीसी है, तो यहां से ये लंब डालेंगे, ये हुआ शीर्ष लंब। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं साइड्स का। ये भुजा का लंब समद्विभाजक होगा। भुजा का लंब समद्विभाजक मतलब भुजा पर जो लंब हो
और उसको दो बराबर भागों में बांटे। तो भुजा का लंब समद्विभाजक हम लोग कैसे करते थे, मान लिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना रहता था, तो इससे आधा से अधिक लेकर एक चाप इधर मारते थे, एक इधर, फिर इधर लेके इधर और इधर ऐसे, और इसको ऐसे मिलाते थे। एक रफ डायग्राम में बता रहा है ना। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। वही कहता है सरकम सेंटर किसको कहते हैं, तो किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र। क्या है, परिकेंद्र। तो देखिए लिखिए इसको, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection, the point of intersection of perpendicular bisector of sides, perpendicular bisector of sides of triangle is called circumcenter, is called circumcenter of the triangle, is called circumcenter of the triangle। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल का सर्कमसेंटर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और सर्कमसेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय किससे, ओ से। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या, ओ। हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में है ना भुजाओं, किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही हुआ। किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर है ना एक दूसरे को काटते हैं, या मिलते हैं कह सकते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, उसे उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और आप चेंज करके तथा इसे हम लोग ओ से, है ना, परिकेंद्र को किससे, ओ से निरूपित करते, ओ से निरूपित करते। सर्कमसेंटर समझ में आ गया। किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे को मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, है ना, सर्कमसेंटर परिकेंद्र कहते हैं। आप देखिए लिखाओ पर, लिख लिया ना। अब देखिए इसका हम लोग बस अब फिगर बना के आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। मैंने अभी बोला आपको भुजाओं का लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। ये हम यहाँ पे मानते हैं ये भुजा का लंब समद्विभाजक है, दो बराबर भाग लग रहा है ना, और ये लंब समद्विभाजक है, ठीक है। इस प्रकार से बस अच्छा बना देते हैं ताकि लगे थोड़ा। और इधर भी ये देखिए, ये भुजा का लंब समद्विभाजक हम लोग मानते ये है, ऐसे है नहीं, लग रहा है थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया। अच्छा चलिए अब सही है। ये भुजा का लंब समद्विभाजक, और ये भुजा का लंब समद्विभाजक मान लीजिए ये है। तो जहां पर ये कटा,
है ना, ये भुजा का ये भी लमसम विभाजक। तो जहां पर ये कटा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिकेंद्र, इसी को हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र, ये ओ। अब देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भुजा के लंबसम विभाजक ई जाके ए में मिल जाएगा, ऐसा संभव है? ये तभी संभव है जब ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। 10th क्लास में परिवृत्त की रचना आती थी करने के लिए, तो हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, भुजाओं को लंबसम विभाजक करते थे, और उसके बाद जो दो ही भुजा को करते थे तो मिल जाता था, तीसरा के करने की जरूरत। और ये सरकम सेंटर मिल गया। अब इसको कहीं भी एगो यहां से यहां सब ये दूरी बराबर होती थी ना, ये दूरी यहां से यहां की है ना, और यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी, तीनों ओए बराबर ओबी बराबर ओसी होता था। यहां से इसे चाप रखते थे और इसको ऐसे घुमा देते, इसको इस प्रकार से चाप रख के घुमा देते। ये क्या बन जाता था, सरकम सेंटर। गोल नहीं हुआ लेकिन आप समझ गए होंगे, है ना, आपसे तो इतना भी नहीं होगा बिना चाप से, है ना। ये आपका बनता था सरकम सेंटर, और यही ओए ओबी ओसी सरकम रेडियस कहलाता था, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते थे, याद है। तो यहां पे हमको इसका कोऑर्डिनेट पढ़ना है। हम इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां पर x1 और क्या y1, ए के वर्टिसेस का, b का x2 और y2, और c का क्या x3 और y3, c का x3 और y3। अगर मान ले, देखिए हम लोग यहाँ पे लेट मान लेते, लेट यहाँ पर a x1 y1, a x1 y1, b x2 y2 and C x3 y3 be the vertices, be the, ये vertices है मतलब शीर्ष है, be the vertices of triangle किसका ABC। एंड यहां पर O को मान लेते हैं, O x y, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x y जो कि निकालेंगे, O x y be the क्या सरकम सेंटर, क्या बाबू सरकम सेंटर मान लेते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसका ABC। अगर ऐसा है तो देन ये बात ध्यान रखिएगा, ये OA बराबर होगा किसके, OB के, OA बराबर OB बराबर OC, जो कि R के क्या होता है बराबर, R क्या होता है सरकम रेडियस। समझे, इसी कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बढ़िया से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट तो कुछ और आता है, मैं लिख देता हूं कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता क्या है। वेयर, जहां पर आर क्या है, वेयर आर सरकम रेडियस हो गया, सरकम रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। हालांकि सरकम रेडियस का मान ट्रिग्नोमेट्री में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाए थे, एबीसी बटे क्या आया था 4 डेल्टा, नहीं आया था, याद है। कैपिटल आर का मान एबीसी बटे 4 डेल्टा नहीं आया था जी। यहां पर कैपिटल आर से मतलब नहीं है, सीधे समझना कि ओए ओबी ओसी के बराबर। यहाँ कोऑर्डिनेट, इसलिए यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसलिए द कोऑर्डिनेट, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर, ऑफ द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर इज, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट ओ एक्स बाई, दो को कोऑर्डिनेट यहां पर होगा। देखो होता है क्या, ये होता है x1 sin 2a होता है, आप प्लस x2 कितना sin 2b होता है, आप प्लस x3 sin 2c। लेकिन इस फार्मूला से निकालोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, बस इसका कोऑर्डिनेट ये निकाला गया है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin कितना 2c, और बाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा y1 साइन कितना 2a आप प्लस y2 साइन कितना 2b आप प्लस y3 साइन कितना 2c, और बटे यहां पर यही जुटेगा कौन साइन 2a प्लस साइन कितना 2b आप प्लस साइन कितना 2c।
यही इसका है ना सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन मैं अभी भी फिर से कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट कहेगा निकालने के लिए, तो उसको इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। करेंगे क्या, ये सब दिया रहेगा, ओ एक्स वाई मान लेंगे, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, इक्वेशन आ जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। इससे ज्यादा आसानी से इससे निकलेगा, इस प्रॉपर्टी से। बस ये कोऑर्डिनेट है, ठीक ना। चलो लिखो लिखो, बताते हैं। बड़ा दिन पर तुम आई, आज छठ पूजा है, दुर्गा पूजा से पढ़ाई होता है, जब मन किया जब आ गए। हो गया। अब देखो एक नोट का पॉइंट है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स हो, कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो, तो उसका सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। बड़ा बढ़िया चीज है, चीजों को समझना है आपको। क्या हुआ, नहीं लिखा, और नीचे क्या देर लिखता है, लिखो जल्दी। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो उसका सरकम सेंटर जो होगा वो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा, कर्ण की मध्य बिंदु होगी। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो उसका सरकम सेंटर क्या होगा,
कर्ण की मध्य बिंदु, हाइपोट्यूनस का मिड पॉइंट। बढ़े आगे। देखिए नोट करके पॉइंट लिखिए आप कि इफ द ट्रायंगल, अगर त्रिभुज, इफ द ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल, right angled triangle, if the triangle is the right angled triangle, then its circumcenter, is the midpoint, midpoint मतलब मध्य बिंदु, midpoint of its hypotenuse, है ना। देखो हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो इसका परिकेंद्र है ना, तो इसका परिकेंद्र उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। ये तो लैंग्वेज में बात हुई। जैसे स्पेशल कोई राइट एंगल ट्रायंगल को दिखाने के लिए कहेगा तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मान लो, और ऐसे भी तो आप लोग जानता होगा, जैसे मान लो ये सर्किल पा रहे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या सी। इसका सरकम सेंटर एसी हाइपोट्यूनस है, इसका मिड पॉइंट जो होगा ना वही सरकम सेंटर, यही आपका क्या होगा? सरकम सेंटर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये दो बराबर भाग, मतलब दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ एबीसी, या ऐसे लिखिए, दैट इज इन ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल एबीसी बराबर कितना? 90 डिग्री। एबीसी बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो एसी इसका क्या कहलाएगा? हाइपोट्यूनस। इफ ट्रायंगल एबीसी इज इफ ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री, देन द मिड पॉइंट किसका? देन मिड पॉइंट ऑफ एसी इज कॉल्ड क्या चीज? सरकम सेंटर। देन मिड पॉइंट ऑफ एसी इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसका? एबीसी। और सरकम रेडियस कहेगा तो क्या होगा? एसी का आधा नहीं, एंड सरकम रेडियस कहेगा, सरकम रेडियस मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर जिसको कहेंगे, तो सीधे हो जाएगा एसी बटे 2। ये भी ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम रेडियस जो होता है उसके हाइपोटेन्यूज का आधा, यही इसका रेडियस कहलाएगा, और ओ क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। तो जैसे मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी हमको पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बात कहता हूं, कहेगा इसके सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, तो की करेंगे? एसी का मिड पॉइंट निकाल देंगे, और ए और सी का वर्टिसेस दिया रहेगा ना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, आ जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। आगे बढ़े। ये ध्यान रखिएगा कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का मध्य बिंदु उसका क्या होगा। हाँ क्वेश्चन देखिए, करा द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र निकालना। द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल विथ vertices, with vertices 0 0 3 0 and 0 4 इज। ऑप्शन ए में देखिए दिया है 2 और 3/2, ऑप्शन बी में दिया है 1 और 1, ऑप्शन सी में दिया है 3/2 और 2, ऑप्शन डी में दिया है नन। देखो भाई, इसके ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप एट रैंडम भी बातें कर सकते, लेकिन सोच के देखिए एक कोऑर्डिनेट 0 0 है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेने की बात करेगी तीनों पॉइंट को, तीनों पॉइंट को किस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेने की बात करेगी, तो आप थोड़ा सा खुद मुझे बताइए 0 0 पॉइंट कहाँ होगा। यही होगा 0 0 पॉइंट। 3 0 पॉइंट मान लो ये होगा x3 और y क्या 0, और 0 4 क्या होगा, ये होगा। हाँ ये तीनों को अगर मिलाएंगे, ये तीनों को मिलाएंगे तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसका क्या पूछा, सरकम सेंटर, तो इसका क्या होगा मिड पॉइंट, यही ना सरकम सेंटर होगा। मिड पॉइंट मतलब 0 + 3/2 और 4 + 0/2 क्या आ जाएगा 3/2 और 2। करेक्ट आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट जानेंगे तब ना, और कॉन्सेप्ट जानने से भी ये जाना कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब कहिएगा सर ये 0 0 0 4 और 3 0 था, तो आप तो बड़ा आसानी से दिखा दिए, और भी कोई अलग पॉइंट होगा तो उसको भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा सकते, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते। क्या एक उपाय और है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कुछ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये आप ऐसा भी है राइट एंगल दिखाने का एक और भी तरीका है ना, कि अगर ए बी बी सी ए सी निकाल लिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, या आगे चल के स्लोप मेथड में देखेंगे कि कोई भी ए बी और बी सी के स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, हालांकि अभी स्लोप तो पढ़े नहीं है। चलो अच्छा ऐसे नहीं जानता है कोई, मान लिया जाए हम नहीं जानते, छोड़ो, हम एट रैंडम हम ट्रायंगल बना लेते, ठीक है, हम ये बना लेते ए और ये बी और ये क्या सी, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 था और ये 3 0 था और ये 0 4 था। क्लियर। हम बीच में मान लेते हैं सरकम सेंटर क्या ओ, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग सरकम सेंटर ओ मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। इसको हम सभी से मिला दें,
इसको सभी से मिला दे, ऐसे मिलेगा। तो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो बताओ ये ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने यही एक्स वाई का मान निकालना है। चलो ओ ए लगा दो, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। रूट लगाने की जरूरत, क्योंकि स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं? चलिए ऐसा कर सकते हैं तो हमको तीन चीजें बराबर आ गई है ना। अब है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है और ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है। तो करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। अगर कहीं भी ए बराबर बी बराबर सी है तो हम लोग ए बराबर बी है ना और ए बराबर सी लिख सकते हैं ना। आ? चलिए अब ऐसा अगर लिख सकते हैं तो वाई स्क्वायर ये क्या हो गया, ये हम लोग बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर क्या कर लिए? कॉमन। ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट्स आएगा नहीं आएगा? कैंसिल नहीं कीजिए है ना। ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस कितना 9। अब ये कैंसिल हुआ, सिक्स एक्स बराबर कितना 9, एक्स बराबर 9/6 मतलब 3/2, 9/6 मतलब 3/2। इन्हें क्या स्क्वायर स्क्वायर उड़ा देना तो नहीं हो। अब इधर अगर कीजिएगा ये एक्स स्क्वायर ऐसे कर सकता है, वाई स्क्वायर बराबर वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना 16। ये इधर कैंसिल हो गया, 8y बराबर कितना 16, y बराबर कितना 2, इससे भी 3/2 और 2 है। तो ये तो चीजें आपको ठीक है राइट एंगल नहीं पता चला, लेकिन ये तो पता चलेगा कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर, इसी से निकालना, इससे सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी होता है जब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है। आप कहेगा सर तू फार्मूला क्या लिखा है, फार्मूला कब यूज करेंगे? फार्मूला निकालने के लिए बहुत टेंशन हो जाएगा। फार्मूला से साइन 2a निकालना पड़ेगा और साइन 2a निकालने के लिए टू साइन ए इंटू कॉस ए चाहिए। तो उससे पहले कॉस ए का वैल्यू निकालो, साइन ए का वैल्यू निकालो, फिर साइन 2a निकालो, वैसे फिर साइन 2b साइन 2c, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे ज्यादा आसान हम इसके प्रॉपर्टी से निकालते। चलो तो इसको नोट कर सकता है।
देख लिया। ये शॉर्टकट तरीका हो गया ना। अगर आप पकड़ लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ करना ही नहीं था, ए और सी का मिड पॉइंट। नहीं तो फिर आप जो जनरल पढ़ते हैं उसको आप यूज कीजिए। बोला है होने वाला। ये डोंट बोलो, उसको धो देगा बढ़िया से। जा, बुलेट उधर है। क्या हो गया? अब एक आपका ऑर्थो सेंटर बचा है। क्या? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। देखिए, ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड समझते हैं, शीर्ष लंब। वो कहते क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑन अपोजिट साइड। मतलब शीर्ष से जो विपरीत भुजा पे लंब डालेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। मतलब शीर्ष से डाला गया क्या? लंब।
उसी को एल्टीट्यूड का डिफिनेशन दिया है और कुछ नहीं है। लिखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इसको कहते हैं क्या, एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉन है ना, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम वर्टिसेस, वर्टिसेस टू अपोजिट, टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड, साइड्स है ना। ये शीर्षलंब का परिभाषा है जो ब्रैकेट में लिखे है ना। आपको कहेगा एल्टीट्यूड क्या है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू अपोजिट साइड है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, कॉल्ड क्या बाबू, ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर ऑफ द triangle, triangle, and it is denoted by, and it is denoted by, ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, हाँ एच से, डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल एच। ऐसा मत समझ लेना ऑर्थो सेंटर नाम है तो ओ से करेंगे, ओ से किसको करते हैं, सरकम सेंटर को। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है ना, ऑर्थो सेंटर उसको लग जाता है, उसे नहीं, ऑर्थो सेंटर को एच से, सरकम सेंटर को ओ से, इन सेंटर को आई से, सेंट्रॉइड को जी से। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि त्रिभुज के शीर्ष लंबों, त्रिभुज के शीर्ष लंबों, शीर्ष लंब मतलब हो गया क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, प्लस शीर्ष से, शीर्षलंब मतलब शीर्ष से विपरीत भुजा, शीर्ष से विपरीत भुजा, शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को, कटान बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटान बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, तथा इसे, तथा इसे कैपिटल एच से निरूपित किया जाता है, कैपिटल एच से निरूपित किया जाता है। क्लियर, चलिए हम लोग यहां पर बनाते हैं एक ट्रायंगल, जान के ऐसा फिगर बनाते ताकि आपको ये समझ में आए कि ये विभाजित नहीं कर रहा है। यहां से इस पे लंब डालिए, यहां से क्या डालिए, लंब। अच्छा बताओ, ए से ये लंब डाल रहे हैं तो क्या इसको हम माध्यिका कह सकते हैं, माध्यिका ई बराबर भागों में बांट रहा है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं, क्या ये कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये सिर्फ क्या है, शीर्ष लंब है। मान लो यहाँ पर एडी शीर्ष लंब है, उसी प्रकार से है ना, हमको ये नहीं देखना कि इससे इससे लंब होना चाहिए, इस वर्टेक्स से क्या होना चाहिए, लंब। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब हो रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर, और ये फिर इससे लंब होगा, ये ई हो गया और ये क्या, एफ।
तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा यही कहलाएगा क्या, है ना, एच कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एच, मतलब ऑर्थो सेंटर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एच, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। अब इसका अगर वर्टिसेस मान लेते हैं x1/1, इसका क्या x2/2, और इसका x3 और y3 अगर मान लेते हैं, तो इसका देखिए कैसे कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, लेट यहाँ पे मान लेते हैं a x1/1, है ना, b x2/2 एंड c x3 कितना y3, be the vertices, be the vertices, be the vertices of ट्रायंगल क्या ABC मान लिए, एंड H मान लिया यहाँ पर x y, be the ऑर्थो सेंटर, be the क्या बाबू, ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो लंब केंद्र का कोऑर्डिनेट जो होता है क्या होता है, समझो, लंब केंद्र का जो कोऑर्डिनेट होगा एच एक्स वाई, एक्स वाई मतलब एगो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा ये होता है x1 टाइन ए होता है, प्लस x2 टाइन बी, जैसे वो साइन 2a होता था ना, और x3 कितना टाइन सी, और बट ए इसको प्लस में करेंगे, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। उसी प्रकार से हो जाएगा x2 कितना tan, x2 नहीं y1 हो जाएगा, y1 कितना tan ए प्लस y2 कितना tan बी प्लस y3 कितना tan सी, और अपॉन हम लोग करेंगे कितना tan ए प्लस tan बी प्लस कितना tan सी। यही आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो। चलिए नोट कीजिए, पॉइंट लिखेंगे कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, ट्रायंगल कैसा हो जाए, समकोण त्रिभुज, तो उसका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, जहां पे राइट एंगल फॉर्म करेगा, जिस वर्टेक्स पे नहीं होगा, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। आप बताओ, मान ले ए बी सी, तो ए से लंब डाला, एन सी से लंब,
दोनों तो वही इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम। ऊपर करें इसको। नोट करके यहां पे पॉइंट लिखेंगे। इफ द ट्रायंगल, if the triangle is the right angle triangle, right angled triangle, if the triangle is the right angled triangle, then then its then its orthocenter, then its orthocenter is the point, या इज द वर्टेक्स कह सकते हैं, इज द वर्टेक्स फेयर, फेयर मतलब यहाँ की, फेयर राइट एंगल, फेयर राइट एंगल फॉर्म, फेयर राइट एंगल फॉर्म। कहता है क्या कि अगर त्रिभुज, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसका लंब केंद्र, तो उसका लंब केंद्र वह शीर्ष होता है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, वह शीर्ष होता है जहां समकोण का निर्माण होता है। फॉर्म मतलब या जहां समकोण बनता है ना। देखिए अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो चूंकि राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यही इसका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर का, यही इसका ऑर्थो सेंटर, दैट इज, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी में इफ, अगर एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री है, मतलब बी समकोण है, तो देन वर्टेक्स बी, देन वर्टेक्स मतलब शीर्ष, देन वर्टेक्स बी इज कॉल्ड, बी ही कहलाएगा इसका क्या, बी इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ किसका, ट्रायंगल एबीसी। एकदम इसको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन तो एक दिया है ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड, इसी पर राइट एंगल ट्रायंगल पर, लेकिन थोड़ा सा आपके लेवल से ज्यादा है। अच्छा देते हैं हम, देखिए कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है। लेवल क्या मतलब, अभी वो चीज आप पढ़े नहीं है, स्लोप ऑफ ए लाइन अभी नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा अभी आपको प्रॉब्लम होगा। जिस दिन स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना, कोई भी लाइन का रेखा की ढाल स्लोप अगर जान लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा, है ना। देखिए और नहीं तो अभी इसको बनाइएगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल कर बनाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन देखिए दिया है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है।
अब मत कीजिए, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपको इस पे करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, the ortho center of the triangle formed by the line, formed by the lines, कौन कौन लाइंस, यहां पर वर्टिसेस नहीं दिया है, formed by the lines, लाइंस रेखा का समीकरण दिया 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा दिया है x प्लस y बराबर 0, नहीं 5 है, 5 एंड तीसरा आपको दिया है 7x प्लस कितना 4y है ना बराबर कितना 15 इच। ऑप्शन देखिए क्या कहा है, ऑप्शन है 1 2, ऑप्शन बी में दिया है 1 और -2, ऑप्शन सी में दिया है -1 और -2, और ऑप्शन डी में दिया है -1 और 2। अब देखिए मैं इसलिए बोला हूं थोड़ा सा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आप किसी भी लाइन का स्लोप नहीं जानते, इसके कारण से आपको ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन अगर लाइन का स्लोप जानिएगा निकालना तो तुरंत बन जाएगा। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, उस त्रिभुज का लंब केंद्र निकालिए जो इस तीनों लाइन के मिलने से बना है। मतलब यहां पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, ये 3 गो लाइन के मिलने से बना है। तो लाइन का यहां पर इक्वेशन दिया है, क्या क्या है हम मान लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन है x प्लस y बराबर कितना 5, और तीसरा लाइन का इक्वेशन है 7x प्लस 4y बराबर 15। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान देगा थोड़ा सा, अगर आपको मान ले तीनों लाइन ही दे देगा, किसी का भी कोऑर्डिनेट पूछेगा तो उसके लिए आपको वर्टिसेस का पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगर इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। मान लेते एबीसी ये सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो ये दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू आएगा, वही इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इस दोनों लाइन को सॉल्व करोगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दोनों लाइन को करोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद अगर आप देखोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल देखने का आपको एक ही चीज बताए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। कोई भी दो भुजा के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। आगे चल के जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सरल रेखा जस्ट अगले क्लास से मानिए स्टार्ट होगा, आज पॉइंट आपका समाप्त होने जा रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप। लाइन का जो स्लोप होता है, जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे अगर y बराबर अगर आप निकालोगे, मैं एक बात कहता हूं, चलो बी वाई बराबर पहले निकालो, तो माइनस ए एक्स माइनस सी होगा। y बराबर करोगे माइनस ए बटे बी इंटू एक्स, अब माइनस सी बटे कितना बी, इसी को लिख सकते हो माइनस ए बटे बी है ना इंटू कितना एक्स, आप प्लस माइनस सी बटे कितना बी। क्या ये इसको अगर तुलना कर देगा y बराबर एम एक्स प्लस सी से, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना, ये m क्या होता है स्लोप, तो इसका स्लोप m कितना आ गया माइनस ए बटे बी। पढ़ाई आगे तो कोई भी लाइन का स्लोप जो होता है माइनस ए बटे बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटे क्या कोफिशिएंट ऑफ क्या y। अब इससे क्या होगा, हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते, लाइन का जैसी स्लोप निकालोगे इसका स्लोप कितना आएगा बताओ। इस लाइन का स्लोप अगर m1 मान लेते हैं तो माइनस ए बटे बी माइनस 4 बटे माइनस 7 मतलब 4 बटे 7। इसका स्लोप m2 मान लेते हैं एक बात, माइनस 7 बटे कितना 4। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि टू लाइंस अगर इफ कॉन्सेप्ट इसीलिए करें, इफ L1 परपेंडिकुलर अगर L2 होगा तो देन
यहां पर m1 इंटू m2 का मान -1 होता है। इस दोनों स्लोप को आप गुना के करके देखिए, -1 आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर देख, अभी तो लग रहा कोई पता नहीं क्या क्या है, लेकिन पढ़ लेंगे तो यही चीजें आपको क्या हो गया आसान, तुरंत देखे हो इसका स्लोप -4/7, इसका 7 -7, ओ मतलब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट ए ही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर हो जाएगा तो इसको निकालेंगे कैसे, इस दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्या दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों लाइन के सिर्फ इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ये एक इक्वेशन आपका है 4x - 7 बाई +10 बराबर कितना, 0, और दूसरा है 7x + 4 बाई बराबर 15, तो -15 बराबर 0। दो गो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर, सॉल्व कीजिएगा, एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा वही आंसर। ये तो बस हम ये बताए हैं कि लाइन का स्लोप ये होता है -a/d, जो कि आपको आगे पढ़ने का है। अभी अगर आप कीजिएगा तो आप बारी बारी से दोनों को, तीनों को क्या करते, सॉल्व करते, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता, फिर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता, ए बी बी सी ए सी, देखते कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ रहा है कि कौन आ रहा है, तो फिर अगर वो चीजों को फुलफिल करता तो जो एसी के सामने वाला या जिसके जो भी भुजा के उसके सामने वाला क्या होता है 90 डिग्री, ये राइट एंगल, तो वही ऑर्थो सेंटर। अब जो है वो तो सॉल्व करने पर 1 2 आ रहा है, बैठा के देख लो ऐसे भी, है ना, 1 और 2 कर रहे हो तो हाँ सही बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे x का मान आ गया 1 और y का मान 2, तो यही इसका क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। इसका ऑर्थो सेंटर क्या निकल गया, समझ में आया। चलो लिखो, जिसको लिखना है लिख सकते हो। एक नोट का पॉइंट है दो गो, उसको थोड़ा सा समझना है, लिख देते हो, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। ये ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लंबकेन। अगर क्वेश्चन में कहिए देगा कि राइट एंगल ट्रेंगल है तो फिर तो सोचने में है ना। ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कि दो लाइन कब पैरेलल होगा, कब परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये सब कंडीशन। परपेंडिकुलर का यही कंडीशन है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर, और पैरेलल का कंडीशन है दोनों का स्लोप बराबर। अगर m1 बराबर m2 है तो दोनों लाइन से एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते, समानांतर होते। चलिए एक पॉइंट आप थोड़ा सा लिखिए,
देखिए एक चीज आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम लोग जितने भी सेंटर पढ़े हैं ट्रायंगल्स का, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, इन सेंटर हो, एक सेंटर तो खैर अलग हो गया, वो बाहर की चीज हो गई, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, आपको लग रहा होगा कि सब एक ही पॉइंट है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई ट्रायंगल है, मैं एक बात थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं, समझिए ध्यान से। मान लेते हैं कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ऐसनो ट्रायंगल हम ही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका जो है ना सेंट्रॉइड यहां हो, ऑर्थो सेंटर यहां हो, बात समझिए, सरकम सेंटर यहां हो, इन सेंटर यहां हो, बात समझ रहे ना। ऐसा मत समझिए कि एक पॉइंट सब रहता है। अगर एक ही पॉइंट सब रहता तो सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट हम क्यों पढ़ते, है ना। लेकिन अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्या रहेगा, तो ये सभी पॉइंट एक ही पॉइंट पे होगा, ये सभी कंकरेंट करेगा, संगामी होगा। If triangle is an equilateral triangle, then its centroid, incenter, circumcenter and orthocenter है ना आर क्या, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब संगामी होता है, मतलब है ना, या कॉन्साइड्स कह सकते, मतलब एक ही पॉइंट पे सब होगा। लेकिन कब, जब ट्रायंगल क्या होगा, राइट अथी इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि यहां से अगर हम इसको लंब डालते हैं, ये विभाजित भी करता है ना, ये कोण को भी समविभाजित करता है, ये भुजा को भी लंब समविभाजक करता है। मतलब समबाहु त्रिभुज में एक ही जो लाइन होगा वो माध्यिका का भी काम करेगा, शीर्ष लंब का भी, भुजा का भी लंब समविभाजक, कोण का भी समविभाजक, सब एक ही होता है। इसीलिए इसके जितने भी सेंटर्स होते हैं सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। बात समझ में आया। लेकिन उसके लिए ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए नोट का यही पॉइंट मैं आपको लिखाने जा रहा हूं कि इफ द ट्रायंगल is an equilateral triangle, if the triangle is an equilateral triangle, then its centroid in center and circumcenter and orthocenter and orthocenter are coincides मतलब हो जाएगा संगामी, कॉन्करेंट भी कह सकते हैं। हिंदी भी लिखे क्या, कि समझ लेगा लो लिख देते हैं, लिखो। अगर त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होगा, तो इसका गुरुत्व केंद्र या केंद्रक जिसको बोले थे, गुरुत्व केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र सभी क्या होते हैं, संगामी होते हैं। संगामी मतलब एक ही बिंदु। आप इसको फिगर से भी देख सकते हैं।
चलिए मैं यहां पर एक फिगर भी जरूर बनाइएगा। ट्रायंगल यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, तीनों भुजा बराबर लग रहा है ना। ये ए हो गया, ये बी और ये क्या सी। यहां से इसको लंब डालिए, देखिए ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये दोनों भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, है ना। ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, कोण को भी ये समद्विभाजित करता है, सब कुछ का परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट होगा ना सब कौन साइड, यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट, ये पॉइंट सब चीज कहलाएगा, मतलब जी भी कहलाएगा, आई भी कहलाएगा, ओ भी कहलाएगा, एच। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक और पॉइंट है, चाय चाय कैले है ना, पढ़े का तो मन करबे न करता हो, खोजता है रिजल्टे हो जाए, नौकरिये हो जाए, सरकार नौकरिये ना दे रहा है, आता है कुछ नहीं हो, नौकरिये करे। यही सब बचवा आगे जाके कहेगा क्या कि नौकरी मेरिट पे नहीं लगता, घूस पर लगता है। ये वही बात बोलता है जिसके पास मेरिट नहीं होता है, जिसके पास मेरिट होता है वो ये बात कभी नहीं बोलेगा। कम हो बेस गांव के लोग भी सपोर्ट करेगा, नौकरी हो ऐसी, अरे घूस उस हो लगा है तब, अरे आबा की को बेटवा के गांव कभी कभी अब जाते हैं, कुछ कुछ लोग हैं, सीटें बिक जाता है, क्या करे, क्या पढ़ रहा है, और सीट में बिक कैसे नौकरी होगा। हम कहते हैं कि आप भी खरीदिए, तो और क्या कीजिएगा, जब आपकी मेंटेलिटी यही हो गई है कि सीटें बिक जाता है तो उसका कोई उपचार नहीं है, तो आप भी खरीदिए, 2-4 कट्ठा बेचिए और खरीदिए। हमारा गांव का एगो आदमी था, नहीं अभी है ये लगता है, अब था बोल देंगे तो गड़बड़ बात हो जाएगा, शायद उसको 2 बेटा, वो बोला क्या कि फलनमा ग्रुप डी में नौकरी लगा हुआ है, बेच दिया खेत, है ना, खेत बेच के पैसा दे दिया। अभी जाते हैं कभी कभी मिलते, करे उसको नौकरी लगा, कहाँ लगा नौकरी, खेतों बिक गया, नौकरियों ने लगा। तो ये सब चीजों में नहीं रहो। कुछ कुछ लोग कहता क्या की दिक्कत है, ग्रुप डी में दे दिए 6 लाख रुपया हो जाता है, चलिए बताइए ग्रुप डी के नौकरी के लिए 6 लाख 8 लाख रुपया दे रहे, आप बुर्बक है, ऐसे जोड़िए 6 लाख रुपया घूस दिए और नौकरी लग जाएगा, तो 12 लाख तिलक ले लेंगे, है ना, फिर भी 6 लाख प्रॉफिट में है और नौकरी एगो हो जाएगा वो अलगे। हम कहे हो भाग्य है, हम कहें ऐसे ऐसे लोगों का चरण कहाँ है बताइए भैया, मतलब पहली से एकदम सब प्लानिंग है ना। बोला एक आदमी की ग्रुप डी में दलिए बल दौड़ जेबे करते, रिटर्न 6 लाख दे दिए हैं, 6 लाख कहां से पैसा लाइएगा जी, 6 लाख तो बल हो जेते ना, होते तब न देना है, अभी ज्यादा नहीं दलिए हैं, 2 लाख दलिए हैं, बाकी होते तब देना है पैसा। आ जैसे ही होते पेपर में रिजल्ट भज जेते चेक 12 लाख वाला,
बस 6 लाख दे दे भाई। हम कहे चलिए वो आप देख लीजिएगा, वो आपका 1-2 लाख भी चला जाएगा, वो नौबते ना आएगा। ये सब परेशानी है। हमरो एक परिवार में आदमी थे, जिस समय हम पढ़ ही रहे थे। तो उन्होंने ज्ञान की बात बता रहे हैं तो तुम लोग हल्ला कर रहा है। तो उस समय, अभी तो कम हो गया, उस समय बीटेक का बहुत प्रचलन था, लोग बीटेक ज्यादा कर, 2006-7 में बीटेक का चरम सीमा पर था। मेडिकल उडिकल लाइन में कम जाता था, सीटें कम थी, बहुत तरीके की बात थी, वैकेंसी कम थी। तो हमरो एक परिवार में आदमी थे, अब तो वो बेचारे नहीं रहे, मामा जी लगते हैं, है ना। तो हमको बोले क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं सब। देखो अगर नहीं हो रहा है सरकारी से, तो प्राइवेटों से बीटेक उटेक कर लेना जरूर। के लिए क्या है, उतने पैसा है, 7 लाख रुपया, उस समय भी 7-8 लाख रुपया बीटेक करने में लगता था। चलिए उतना पैसा है, 7-8 लाख रुपया हम कहाँ से लावेंगे। कर लो ना रे, बीटेक कर लेगा तो मतलब एक वैल्यूशन हो जाएगा कि बीटेक कैले है लड़का, उतना पैसा तो लगभग मिल ही जाएगा। मतलब गांव के लोगों का सोच ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रहता है, जितना कि आप सोच नहीं सकते, सब कैलकुलेशन कैले रहता है। वैसने आदमी को जो बिना मेरिट पे नहीं लगता है नौकरी, है ना, वह लड़का के दुगारी पर जाएगा तो कहेगा 15 लाख 20 लाख, पहले पैसा फरिया लीजिए, उसके बाद बैठिए, नहीं तो जाइए। के दुगरा पर कोई कुटुंब जाएगा तो कहेगा ना, पहले पैसा फरिया लीजिए, पैसा देवेल गछिए तब तो बात आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़े, नहीं तो जाइए, चाय पानी भी नहीं मिलेगा। हंसता, ये हकीकत बात है। हम लोग जिस समाज में जी रहे हम देखे हुए हैं ना, इसीलिए ना कहते हैं कि लड़कियों का एडुकेशन बहुत जरूरी है। लड़की का एडुकेशन ढंग से होगा, जॉब जहां लगा तो सब तो रह जाए, तो कहीं तिलक देवे ना पड़ जातो। चलो एक और पॉइंट है, ध्यान दो। ये जो कहता है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मतलब एच, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब जी, एंड सर्कम सेंटर, एंड सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। गप मत करो, ध्यान दो। आर कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स, एंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब जी, डिवाइड्स, centroids divides the line joining the line joining the ortho center and circumcenter in the ratio ortho center and circumcenter in the ratio 2:1, 2:1। देखो का क्या रहा, समझो ध्यान से। जरा किसी भी ट्रायंगल में, चाहे कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, किसी भी ट्रायंगल में लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, लंब केंद्र जिसको हम लोग डिनोट किए थे किससे, एच से। लंब केंद्र, केंद्रक कहो या ग्रुप केंद्र, केंद्रक मतलब जी, तथा परिकेंद्र, तथा परिकेंद्र मतलब ओ, है ना, संरेख होता है ना। लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र क्या होते हैं, संरेख होते हैं। संरेख मतलब समझता है ना, एक ही रेखा पर संरेख होते हैं। तथा केंद्रक, केंद्रक मतलब कौन, जी,
है ना, लंब केंद्र और परिकेंद्र के मिलाने वाली रेखा को, हाँ, परिकेंद्र के मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करती, अंतः विभाजित कर, जैसे देखो कहीं ऐसे इतना बराबर दिखा रहे हैं बट होता नहीं। मान लो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है और ये सरकम सेंटर, ये 2:1 में बांटेगा, मतलब दैट इज अर्थात एच जी बटे जी ओ बराबर 2 बटे कितना 1। बड़ा ही बढ़िया बात है, ये ध्यान रख। तो देखो अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो बेसिक चीज था और पॉइंट से रिलेटेड बातें थी। ये सब चीज आपके सिलेबस में नहीं था, मतलब ये सिलेबस से पहले की बातें थी, यानी इतना चीज आप जानते नहीं थे, इसलिए हर एक चीजों को हम लोग पढ़ाए हैं। लगभग हमको लगता है 9वां लेक्चर ये होगा, है ना। हाँ 8वां 9वां जो हो, 8-9 लेक्चर पूरा हर एक चीजों को करते हुए पढ़ाए हैं। इसको एक बार जरूर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आगे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगला चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन आगे चालू होगा।